अगली जो बात समझने वाली है वो ये है कि क्या क्या हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था ना, क्या क्या उसमें था। दूसरा टॉपिक क्या था? हुँ? दूसरा टॉपिक रहा होगा मेथड क्या है ना। नेशनल इनकम कैलकुलेट क्यों करते हैं, दूसरा टॉपिक ये था। क्यों करते हैं? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, क्या उद्देश्य होता है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का, है ना। जैसे जैसे हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं, हम क्या करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ, हम कंपैरिजन कर पाते हैं ना कि इस साल हमारा रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहा। जैसे हम कैसे तय कर पाएंगे कि पिछले साल हमारा नेशनल इनकम इतना था, साल हमारा नेशनल इनकम इतना है, हम पिछले साल की तुलना में इतना आगे बढ़े हैं, पिछले साल की तुलना में इतना पीछे गए हैं। पहली बात। दूसरा फायदा क्या होता है? हाँ, वो तो कंपैरिजन हो गया, दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं, पहली कंट्री के साथ करते हैं, अपने बीते हुए वर्षों के साथ करते हुए दुनिया दुनिया का एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं। वो सारा कुछ तो हमको हेल्प करता है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन। और क्या करता है? सेक्टर वाइज पता चलता है हमारे पास कितने सेक्टर हैं इकोनॉमी के, इसको कहीं कोने में नोट करिएगा। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितना है हमारे पास? केवल 3 ही है या और भी हैं? 5 हैं। लेकिन उनमें हम मूल रूप से किसको मानते हैं? 3 को। जो बाकी हैं वो इन्हीं 3 में से कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। तो 3 में पहला है प्राइमरी सेक्टर। क्या आएगा प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सब इसमें आएंगी। प्राथमिक क्रियाकलाप जो हैं वो सब इसमें आएंगे। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा? सबसे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन ने क्या करी थी? एग्रीकल्चर करा था। एग्रीकल्चर से भी पहले उसने क्या किया था? पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी एनिमल हस्बेंड्री था, कैटल रेयरिंग था। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, फिर एग्रीकल्चर, इसके बाद उसने क्या किया? हाँ ठीक है, फिशरीज को भी इसमें रख लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ फिशरीज को भी हम रख लेते हैं। मत्स्य आप कह सकते। एग्रीकल्चर के साथ साथ फिर उसने माइनिंग करी, तो माइनिंग भी इसी के अंतर्गत आएगा, खनन कहते हैं ना। एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, फॉरेस्ट्री, पेड़ लगा के इनकम करना, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये सारा हम किस में रखते हैं? प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग आएगा, है ना। जो कुछ भी हम बनाते हैं, जो कुछ भी हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं, वो किस में आएगा? वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और टर्सरी सेक्टर में क्या आएगा? सभी प्रकार की सेवाएं आएंगी। कल हम लोगों ने बात करी थी सेवाएं क्या हैं और उत्पाद क्या है, वस्तुएं क्या हैं। तो इन तीनों सेक्टर अलग अलग से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसके कैलकुलेशन को जानना हमें जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि डेटा के बिना आप कोई प्लान नहीं बना सकते। कोई भी प्लानिंग कैसे करेंगे आप? जैसे अगर आपको देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमें कहाँ काम करने की जरूरत है, या आपको कैसे पता चल पाएगा? डेटा चाहिए होगा। और वो डेटा कहाँ से आएगा? इस तरह के कैलकुलेशन से आएगा, इस तरह की एस्टिमेशन से आएगा। हमें ऐसे काम करने होंगे जिससे हम आसानी से आंकड़ों का संग्रहण कर सकें। तो राष्ट्रीय आय की गणना का मूल उद्देश्य क्या है? कि हम सभी क्षेत्रों की परफॉर्मेंस के लिए आंकड़े इकट्ठे कर सकें, और ऐसे आंकड़ों के माध्यम से हम तय कर पाएंगे कि हमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या काम करना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या काम करना चाहिए, या फिर सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए क्या काम करना चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक। और क्या करते हैं हम? नेशनल इनकम को काउंट करने से हमको और क्या पता चलता है?
एक तो हमको ये पता चला कि पिछले साल की तुलना में हम आगे गए हैं या पिछले साल की तुलना में हम पीछे गए हैं, या दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में हमारी स्थिति क्या है, ये हम जान पाते हैं। फिर हम दूसरा जान पाते हैं कि हमारा जो अलग अलग सेक्टर है ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और क्या जान पाते हैं? सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस तो हम जान जाते हैं, हम व्यक्ति वाइज परफॉर्मेंस भी जान पाते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि किसी भी देश की, किसी भी समाज की या किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे बेहतर निर्धारक कौन होगा? पर कैपिटा इनकम होगी। जैसे मान लीजिए कि दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली में 20 लोग रहते हैं और एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं। जिस फैमिली में 20 लोग रहते हैं उसकी इनकम जो है 1 लाख रुपए है पर मंथ, और जिस परिवार में 5 लोग हैं इसकी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ। तो नेशनल इनकम किसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है? टोटल इनकम किसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है? इस वाले परिवार की, इसकी इनकम ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम इसकी कितनी आएगी? 5,000। और इसकी कितनी आएगी? अच्छा जीवन कौन जी रहा होगा? इसीलिए जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है तो भूटान आपके ऊपर रहता है, श्रीलंका आपसे ऊपर रहता है। तो दुख की बात यह है कभी कभी पाकिस्तान भी कई इंडेक्स में ऊपर चला जाता है ना। तो आपके यहाँ समस्या क्या है कि आप बड़े इकोनॉमी के साइज को तो दिखा ले जाते हैं, लेकिन बहुत हैवी पॉपुलेशन के कारण उस बड़े साइज के इकोनॉमी का जो बेनिफिट आम आदमी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है। तो हमें तीसरी चीज़ क्या पता चली कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है। जैसे हम कैसे योजना बनाएं कि एक व्यक्ति को हम क्या लाभ दे सकते हैं। एक व्यक्ति को हम, जैसे पीछे बात कह रहे थे ना कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जब हो रही थी तो ये बात हो रही थी ना कि अंतिम व्यक्ति तक हम अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा विकास नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा विकास करने के लिए इस बात की आवश्यकता रहेगी कि हमें पता चले कि प्रति व्यक्ति हमारे पास उपलब्धता क्या है। और क्या पता चलता है? हमको प्रति व्यक्ति पता चल गया, सेक्टर वाइज पता चल गया, दूसरे देशों से हमने तुलना करके देख लिया, अपने आप से तुलना करके देख लिया, हमको पता चल गया कि हम विकसित हो रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, दूसरे देशों की तुलना में हम कहाँ जा रहे हैं, व्यक्तियों की तुलना में हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं। और हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि हमारे यहाँ जैसे हम टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं ना, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। नेशनल इनकम क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मोटी मोटी भाषा में कहा जाए तो हमको इससे ये भी पता चलता है कि हमारा राष्ट्र एक वित्त वर्ष में कुल कितना उत्पादन कर रहा है। और या अगर हम करंट प्राइसेस पे उसको जोड़ें तो हमको ये भी पता चल जाता है कि हमारे मार्केट में कुल कितना मनी फ्लोटिंग है। जैसे अगर हम करंट प्राइसेस पे जीडीपी निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है उससे? करंट प्राइसेस पे जीडीपी निकाल रहे हैं मतलब कि नॉमिनल जीडीपी मिल रहा है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी से भले ही ये पता नहीं चल रहा है कि प्रोडक्शन लेवल क्या है, कितना वस्तु सेवाएं हमने उत्पादित करी, लेकिन हमको ये तो पता चला ना कि कुल कितनी मात्रा में पैसा आया है हमारे पास, या कुल कितनी मात्रा में पैसा मार्केट में अवेलेबल है। तो पैसे की अवेलेबिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा इनकम की अवेलेबिलिटी, कंपैरेटिव स्टडी, ये सारी चीज़ें हमको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन से मिलती हैं। बात क्लियर हुआ? अब तीसरा पॉइंट था कि उसकी मेथडोलॉजी क्या है ना, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, क्या मेथड फॉलो करते हैं, दुनिया में कौन कौन सी मेथड फॉलो की जाती है। मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे नापते हैं बताइए। आपको हम एक काम सौंपते हैं कि आप पूरे राष्ट्र की आय का पता लगाएं, कैसे पता लगाएंगे? 3 मेथड। जैसे अगर हमें राष्ट्रीय आय पता करना हो तो सबसे आसान बात क्या है? जैसे मान लो हम इसी क्लास को राष्ट्र मान लें,
तो इस क्लास की कुल इनकम को पता लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबकी इनकम को हम जोड़ लें। लेकिन क्या ये आसान काम है? हमको कैसे पता चलेगा कि इनकी इनकम कितनी कितनी इनकम है? तो खर्च जोड़ा तो चलो ठीक है, लेकिन इनकम किसकी कितनी है कैसे पता चलेगा? आपकी आय कितनी है? अभी तो कोई सोर्स है नहीं इनकम का, जो पापा दे देते हैं वही है, वो इनकम नहीं है, वो क्या है, दान है ना। इनकम नहीं है, वो रेमिटेंस है, वो एक तरह का, कोई इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपके पापा की इनकम पूछे तो क्या है? इनकम काउंट मेथड से केवल उनकी इनकम का डेटा मिलता है जो लोगों की इनकम सरकार को पता है। क्या आपको लगता है कि सभी की इनकम सरकार को मालूम है? या जो भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाली एजेंसी है, क्या वो सभी के इनकम सोर्सेज को जानती है? आपको क्या लगता है कितना डेटा होगा इस मामले में? कितने लोगों की आय सरकार को पता होगी? बस। या फिर जो अपना टैक्स भरता है, इनकम टैक्स भरता है, या इनकम टैक्स मान लीजिए नहीं भी भरता है तो आईटीआर फाइल करता है, सरकार के सामने डिक्लेयर करता है कि हमारी इतनी इनकम है। तो सरकार के इनकम डिक्लेयर करने के अलावा दूसरा कोई स्रोत है ये जानने का कि किसी की आय क्या है? और जो इनकम डिक्लेयर की जा रही है सरकार के सामने, ये सही है? जो भी इनकम सरकार के सामने लोग डिक्लेयर करता भी है ना, वो सिर्फ एक इनकम डिक्लेयर करता है जो वो सैलरी पाता है, क्योंकि उसको वो छुपा नहीं सकता। लेकिन सैलरी के अलावा कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है? किसी व्यक्ति को कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है? सैलरी के अलावा कहाँ कहाँ से हो सकती है? रेंट से हो सकती है, और वो तो हो गया, इनकम में काउंट हो गया ना, एग्रीकल्चर से हो गया या कहाँ से हो गया, उसको आप कहीं और रख लीजिए। जैसे जैसे आप अगर नेशनल इनकम के तीन तरह से मापते हैं। एक को हम कहते हैं इनकम काउंट मेथड, और दूसरे को कहते हैं एक्सपेंडिचर काउंट मेथड, और तीसरे को कहते हैं प्रोडक्ट काउंट, है ना? तो बना लीजिए इसे। इनकम काउंट मेथड में इनकम कहाँ कहाँ से आई तो देखते हैं। एक्सपेंडिचर काउंट में मेथड कहाँ इनकम कहाँ कहाँ से आई उसको देखते हैं। तो पहले तो आप कह रहे हैं कि इनकम काउंट मेथड में क्या क्या इनकम आएगी, बताइए ज़रा, सोचिए। चलो पहले रेंट ही लिख लेते हैं। तो पूरे इंडिया में कुल कितना रेंट आया, कितने लोग लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने कितने लोगों को अपना टेनेंट बना रखा है, और वहाँ से उनको कुल कितनी इनकम हो रही है, इसका डेटा क्या सरकार के पास जा सकता है? बहुत ईमानदार होगा कोई तो ही जाता होगा, हम भी कैश में ही देते हैं, है ना? तो हालांकि इसको एडिट करना पड़ेगा। तो रेंट से इनकम हो जाती है, और क्या सोर्स है इनकम के? इंटरेस्ट से इनकम होती है। आपने पैसा बैंक में रख रखा है, या आपने कहीं पे कुछ लगा रखा है, किराए कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट, या किसी को उधार दे रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, और सैलरी मिलेगी आपको। कोई काम आप करते हैं तो आपको सैलरी मिल जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम वेजेस। और भी कोई सोर्स है इनकम का? प्रॉफिट कह लीजिए उसको। वो इनकम नहीं है, वो तो खर्च है। एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट मिल जाएगा। और क्या होगा? कुछ इनकम ऐसी आएगी जो मिक्स रहेगी, जैसे डॉक्टर घर ही में क्लिनिक चला रहा है ना? तो वो क्या हो गया? मिक्स्ड इनकम हो गई।
एक से अधिक सोर्सेस से इनकम आ रही है ना। इतने सोर्स से होने वाली आय अगर पूरे देश की हमको पता चल जाए तो हम पूरे देश की राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है कि पूरे देश का ये सारा डेटा आपके पास आ जाए या सरकार के पास आ जाए? तो इनकम काउंट मेथड से नेशनल इनकम इक्वल टू होगा रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेज प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये सब इनकम क्या है? रेंट है, इंटरेस्ट ब्याज का पैसा है, वेजेज आप जो नौकरी करके सैलरी कमाते हैं वो है, प्रॉफिट उसको होता है जो कोई एंटरप्रेन्योरशिप करता है, दुकान खोलता है। मिक्स्ड इनकम क्या है? एक से ज़्यादा स्रोतों से होने वाली आय किसी को होती है मिक्स्ड इनकम, या आय एक से ज़्यादा स्रोतों से आ रही है मिक्स्ड इनकम। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे चलें। एक्सपेंडिचर काउंट मेथड में गए तो क्या चलेगा? जैसे ये भी एक तरीका है कि अगर हम पूरे भारत में सबके व्यय को जोड़ लें, जैसे हमने कहा ना सबके आय को जोड़ लें तो हमको राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, ऐसे ही ये भी सच है कि अगर हम सबके द्वारा किए गए खर्च को जोड़ लें तो आपके द्वारा किया गया खर्च किसी न किसी की इनकम होती है। आप कहाँ खर्च करते हैं? हवा में पैसा थोड़ा ना फेंकते हैं। तो आप जो भी पैसा खर्च कर, दो बातें समझिए, आपने खर्च किया इसका मतलब वो आपकी इनकम थी। कहाँ से खर्च किया आपने? पैसा नहीं होता तो कैसे करते आप, है ना? तो आपने खर्च किया इसका मतलब वो आपकी इनकम है। अगर उसी खर्च को हम सारा जोड़ लें तो भी तो हमको इनकम पता चल जाएगी। जैसे अगर हमें आपके इनकम को पता करना हो तो हम सुबह से शाम तक आप कुल कितना पैसा खर्च करते हैं, और फिर हमने 30 दिन का एक साइकिल बनाया कि 30 दिन में कुल कितना खर्च करते हैं, फिर हमने 365 दिन का साइकिल बनाया कि 365 दिन में कितना आप खर्च किए। आपका सारा खर्च बराबर आपकी सारी आय। लेकिन इस खर्च में हम क्या क्या शामिल करेंगे जिससे हमें आपके सारे खर्च पता चल जाए? जैसे सारे खर्च आपके हमको कैसे पता चल सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा सारे खर्च पता लगाने में। तो देखो क्या करें हम, कैसे कि सबका सारा खर्च हमको पता चल जाए, कहाँ कहाँ आदमी पैसे खर्च करता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, नेशनल इनकम इस आधार पे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा आदमी, तुम जो पैसा पाते हो उसका सबसे पहला हिस्सा क्या करते हो? कंजम्पशन पे खर्च करते हो। कपड़े लत्ते, खाने पीने, दवाइयाँ, टेलीफोन रिचार्ज, मोबाइल, इन सब चीज़ों पे खर्च करते हो। उसको हमने क्या कहा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा, उपभोग व्यय कहा। जो पैसा आप कंजप्शन करने के बाद बचाते हो उसको क्या करते हो आप? इन्वेस्ट करते हो। तो अगर हम आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर को जान जाएं और आपके इन्वेस्टमेंट को जान जाएं, इसके अलावा बहुत सारे पैसे आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि गैस सिलेंडर 1000 का था, 250 रुपये आपको सब्सिडी मिली, तो गैस सिलेंडर आपको कितने का मिला? 750 का। अगर सब्सिडी नहीं मिली होती तो कितने का मिलता? 1000 का। तो हम ये क्या मान सकते हैं कि 250 रुपये की इनकम आपको हुई, है ना? माना जा सकता है ना कि आपको 250 रुपये की इनकम हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपने नागरिकों को सब्सिडी देने में जो पैसे खर्च करती है वो देश के नागरिकों की आय में जोड़ा जाना चाहिए, है ना? तो इसलिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, सब्सिडी पर किए गए खर्च जो हैं सरकार के, उनको अगर हम जोड़ लें तो हमें नागरिकों की आय पता चल जाएगी। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस डन ऑन सब्सिडीज। या अगर वो और भी कहीं खर्च कर रही है, मान लो सड़क बनाने पे खर्च कर रही है, तो जो सरकार पैसा खर्च कर रही है सड़क बनाने पे वो किसकी इनकम हो रही है? किसी न किसी व्यक्ति की हो रही है ना। सड़क बनाने का काम कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा होगा। तो ये C प्लस I प्लस G ये तो मिल गया। लेकिन अभी एक चीज इसमें रह गया जो बाहर का इनकम है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो हमको होता है। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? X माइनस M। X का मतलब है एक्सपोर्ट और M का मतलब है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमने किया, इंपोर्ट हमने किया।
हमने एक्सपोर्ट किया तो पैसा हमारे पास आया, हमने इंपोर्ट किया तो पैसा हमसे दूर गया। हमारे पास जो आया वो ज़्यादा होना चाहिए कि हमसे जो दूर गया वो ज़्यादा होना चाहिए? अच्छी इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास आए ज़्यादा जाए कम। और इन द टर्म ऑफ मनी हम कह रहे हैं, ये नहीं कि हमने 500 टन भूसा बेचा और उधर से 100 ग्राम सोना खरीदा या 5 किलो सोना खरीदा। तो ऐसा नहीं कि मात्रा हमें नहीं समझनी, हमें समझना क्या है, पैसा, कि कितना पैसा हमने कितने मूल्य का हमने आयात किया और कितने मूल्य का हमने निर्यात किया, ये हमको समझना है ना। तो x माइनस एम यहाँ रख लिया। तो अगर हेल्दी इकोनॉमी के लिए क्या चाहिए होगा, x ग्रेटर देन m चाहिए होगा, ये चाहिए होगा ना। तो अगर हम c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इतना डेटा ले आए तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमने एक्सपेंडिचर काउंट मेथड से नेशनल इनकम को काउंट कर लिया। ये बात क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? उपभोग व्यय में क्या आएगा, कंजप्शन। तो कंजप्शन में क्या आता है, क्या क्या कंजप्शन का पार्ट है ना। इसके अलावा मान लो डेली में नहीं यूज हो रहा है, लेकिन जैसे तुम कार, तुम्हारा कंजप्शन है कि नहीं है ना। भले ही वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, थोड़ा थोड़ा रोज कंज्यूम कर रहे हैं आप ना उसको, तो कार कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। घर मेंटेनेंस उसका, ये सब कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना। वही घर अगर आपने किराए पे दे रखा है तो वो इनकम का सोर्स बन जाएगा, रेंट देगा वो। लेकिन उस घर में आप रह रहे हैं तो वो कंजप्शन का पार्ट हो जाएगा। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में सब कुछ वो ऐसा पैसा आ जाएगा जिस पैसे से तुमको और कोई इनकम नहीं हो रही है। सारा वो पैसा जो कंजप्शन में खर्च किया जा रहा है, या यूं कह लो कि हर वो पैसा जिससे हमको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही, हम बस रह पा रहे हैं, हम सरवाइव करने के लिए कर रहे हैं उसको। जैसे रहने के लिए, रहने का मतलब घर नहीं, जीवित रहने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो दवाई खर्च कर रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन का रिचार्ज कर रहे हैं, चाहे हम घर बनवा रहे हैं, चाहे हम कार खरीद रहे हैं, चाहे हम एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं, चाहे हम वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, चाहे हम फ्रिज खरीद रहे हैं, चाहे हम एसी लगवा रहे हैं, ये सब कुछ किस में आएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके अलावा हर वो पैसा इन्वेस्टमेंट में आएगा जिससे तुमको इनकम हो रही है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी पैसे खर्च करती है, चाहे वो सब्सिडी के रूप में खर्च करती है तो डायरेक्टली आपको बेनिफिट होता है। अगर वो मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च कर रही तो भी तो किसी न किसी को इनकम हो रही होगी। तो सरकार जो पैसे खर्च करती है वो भी हमारी आय में आते हैं। वो हमारी इंडिविजुअल आय में आए वो बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन देश की राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनते हैं वो। और फिर हमारा कुछ रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट से हमको पैसे मिलते हैं, और कुछ रेमिटेंसेज यहाँ से भेजे जाते हैं, और प्लस सामान का इंपोर्ट करते हैं, उससे पैसे जाते हैं। हम पैसा भेजते भी तो हैं यहाँ से, जैसे पेप्सिको कंपनी को जो इनकम हो रही है वो कहाँ जा रही होगी, तो उसके देश में जा रही होगी। और हमारे देश की जो कंपनियां दूसरे देशों में काम कर रही हैं उनको जो इनकम हो रही होगी वो कहाँ आ रही होगी, इंडिया में आ रही होगी। तो एक तो ये हो गया, हमारे देश के नागरिक अमेरिका में काम कर रहे होंगे तो अमेरिका से हमारे देश को इनकम हो रही होगी, और अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत की किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी इनकम वो अमेरिका भेज रहा होगा। तो जो रेमिटेंसेस का आदान प्रदान है, जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, जो सेवाओं का आदान प्रदान है, उनसे होने वाली इनकम को भी हम प्लस माइनस करके निकाल लेते हैं। तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर इसका वैल्यू निगेटिव आया तो इसमें से घट जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसमें जुट जाएगा वो। क्या ये बात समझ में आई? आपके कंजप्शन में आएगा, उसके इनकम में आएगा। जैसे कैब लिया आप तो कैब वाले को पेमेंट करेंगे ना, तो कैब वाले की दृष्टि से क्या है, उसने सर्विस बेची, बेची तो इनकम हुई, और तुमने सर्विस खरीदी, खरीदी तो क्या हुआ, कंजप्शन हुआ।
सेम सेम कंडीशन। अगर आपने मेडिकल सर्विसेज ली तो आपने खरीदी, आपका खर्च हुआ, जिसने बेची उसका लाभ हुआ। यही तो मैंने पहला स्टेटमेंट इसको बताते समय क्या बताया कि किसी के द्वारा किया गया व्यय किसी की आय होता है हमेशा, है ना। और जैसे जो भी आप जिससे आपको बेनिफिट नहीं मिला वो सब कंजप्शन है। तो बेनिफिट तो मिल रहा है, जिंदा रहना बहुत सबसे बड़ा बेनिफिट है, जीवित रहना सबसे बड़ा बेनिफिट है ना। तो वो उसका तो फायदा मिल रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो बहुत हाँ पैसे नहीं रिटर्न हो रहे हैं, इनकम नहीं आ रही है। ये बात क्लियर हुआ, कंफ्यूजन नहीं। एक्स माइनस एम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर एक्स ग्रेटर देन एम है तो जुड़ जाएगा इसमें, अगर एक्स शॉर्टर देन एम है तो इसमें से माइनस हो जाएगा। क्योंकि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, अगर यहाँ तक रहते हैं तो ये राष्ट्रीय आय नहीं है, देश की आय है, और राष्ट्र देश के बाहर भी है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो जब राष्ट्रीय आय जोड़ेंगे तो इसको भी उसमें ऐड कर लें। कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं प्रोडक्ट अकाउंट में। इसमें क्या करते हैं, ये क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकलेगा भाई जरा देखें। अब देखो ये पेचीदा मामला है। पहले तो आपको ये समझना है कि मॉनेटरी वैल्यू क्या है किसी चीज का, है ना। उसमें आई उत्पादन लागत, और उत्पादन लागत के साथ साथ उस पर लगे हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मिल के क्या बनाएंगे, कम मूल्य बनाएंगे। तो जैसे अगर हम इस मार्केट में अवेलेबल कुल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करेंगे तो हमको पहले क्या पता चलेगा, मॉनेटरी वैल्यू पता चलेगा। लेकिन क्या वो जो जैसे ये बोतल मान लो कि 20 रुपए की है, तो क्या 20 रुपए ही इसको बनाने में आया होगा, या 20 रुपए बनाने वाले का बेनिफिट होगा। और आय हमको निकालनी है, हमको आय निकालनी है, तो ये बोतल जितने की है इस बोतल को बनाने वाले को भी इसमें खर्च करना पड़ा होगा, उसको तो हम आय नहीं मान सकते ना। तो आय क्या है, जितना मूल्य वर्धन हुआ है, जितना कुल वैल्यू एडेड हुआ है, वही इनकम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वही तो इनकम है असल में। जैसे आप ऐसे समझो ना कि तुम जो है कॉटन खरीद के लाए और टी शर्ट बना के बेचे, तो कॉटन खरीद के लाए, टी शर्ट बना के बेचे, तो टी शर्ट बनाने में जो इनकम हुआ वही तो तुम्हारा इनकम है। जो कॉटन खरीदने में हुआ तो खर्च कर दिया आप ना, उसको तो निकालना पड़ेगा। और क्या क्या निकालना पड़ेगा उसमें से इनकम अगर देखें कि पूरे देश को इनकम क्या हुई, तो तुम्हारी टी शर्ट बनाने में जो श्रमिक लगा था वो इनकम हुई, जो रेंट लगा था वो रेंट की इनकम हुई, जो पूंजी लगा था वो इंटरेस्ट की इनकम हुई, और तुमको जो लाभ हुआ वो एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम हुई। और क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ। बाकी टैक्स लगा, टैक्स टैक्स है, वो तुम्हारी इनकम तो है नहीं। क्या समझ में आया? क्लियर हुआ बात? मैं जानता हूं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, लेकिन थोड़ा बुद्धि को जोर देना पड़ेगा, है ना। तो समझ में आ रहा है ना बच्चा लोगों? क्लियर हो रही है बात? इसके लिए हम क्या करें ना, सबसे पहले जीडीपी कैलकुलेट कर लें। ये 4 स्टेज में करते हैं। जब हम प्रोडक्ट काउंट मेथड में जाते हैं तो 3-4 स्टेज में जाते हैं। पहली स्टेज में हम क्या करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी का नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
सकल, इसको हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रॉस है ये, दूसरा क्या कह रहा है, ये डोमेस्टिक है, और प्रोडक्ट में हमने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं, कल हम लोगों ने क्लियर किया था। और जो भी कैलकुलेशन किया जाता है वो किसी न किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए किया जाता है, नहीं तो मतलब ही नहीं रह गया। तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, तो हम किसी न किसी निश्चित वित्त वर्ष की तुलना में ही इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी को कैसे निकालेंगे हम, पहली कंडीशन क्या है, ये डोमेस्टिक है ना, तो विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, है ना, इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। यही तो है, यही चार चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जीडीपी क्या होगा, भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्त वर्ष में कुल जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। बात समझ में आई, एकदम सिंपल तो है। भारत के अंदर जितना वस्तु सेवाएं उत्पादित की गई एक साल में, उनके मॉनेटरी वैल्यू को हमने, मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या है वो आगे हम लोग क्लियर करते हैं। तो जीडीपी समझ में आया क्या है, एक वित्त वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया गया है उनके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। एकदम बात क्लियर है। अब समस्या देखो कहाँ है, समस्या यहाँ है ना कि जीडीपी जो है वो क्या है, ग्रॉस है, और वैल्यू इनकम हमेशा नेट की होती है, ग्रॉस नहीं होती है। जैसे ये बोतल का दाम 500 रुपये है, तो 500 रुपये इसका ग्रॉस वैल्यू है ना, लेकिन इसमें जो लागत लगी होगी उसको तो निकालना पड़ेगा नेट पाने के लिए, क्यों, इसमें जो लोहा खरीदा होगा, इसमें जो पेंटिंग किया होगा, इसके अंदर जो पानी भरने वाला सिस्टम बनाया होगा, उन सब में पैसे खर्च हुए होंगे उसको, इसका जो मशीनरी घिसी होगी, कुछ श्रमिक लगा होगा कुछ, वो सब तो घिसावट निकालनी पड़ेगी ना आपको। तो वो सब कुछ निकालने पर हमको जो इसका मूल्य मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। जब ग्रॉस वैल्यू मिला हमको कहाँ जाना है, नेट वैल्यू पे। तो जैसे जीडीपी था हमारे पास, और जीडीपी से हमको कहाँ जाना है, एनडीपी पे जाना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है। तो हमें क्या करना होगा, मूल्यह्रास को घटा देना होगा। मूल्यह्रास टर्म क्या है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी लागत है ना, वो सब क्या है, मूल्यह्रास है। तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, इसके मूल्य में हुआ ह्रास। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो रही है ना। मूल्य इसका कितना है, 20 रुपये, लागत कितनी है, 15 रुपये, तो 20 रुपये के मूल्य में 15 रुपये तो ह्रास हो गया है ना। मूल्य ह्रास कितना हुआ है, 15 हुआ है, तो लागत है वही मूल्य ह्रास है, ऐसा समझ लो ना। तो मूल्य इसका 20 है, ह्रास लगा है इसमें कितना, 15 रुपये का। इस ह्रास में सब कुछ इंक्लूडेड है ना। आपको क्या मिल गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। लेकिन हमने क्या कहा कि हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम नहीं कैलकुलेट करना है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने का तरीका क्या है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दिया जाए, एक्स माइनस एम को जोड़ दिया जाए, अपने आप से वो डोमेस्टिक जो है वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। डोमेस्टिक का मतलब बाउंड्री के अंदर अभी बात हो रही है ना। जीडीपी में क्या बात हुई कि ज्योग्राफिक टेरिटरी के भीतर आप काम कर रहे हैं, ज्योग्राफिक टेरिटरी के भीतर जो प्रोडक्शन है आपका वही आपका जीडीपी है। लेकिन
डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर की इनकम को कैसे जोड़ोगे? तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। नेट क्यों, वहां नेट शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम हुआ तो हम घटा देंगे और ज्यादा हुआ तो ऐड कर देंगे। तो एनडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या मिल जाएगा आपको? एनएनपी मिल गया। हाँ प्लस जरूरत पड़ी तो माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस दोनों कर लो आप, है ना। जरूरत पड़ी तो माइनस होगा, जरूरत पड़ी तो प्लस होगा, वो जैसा कंडीशन रहेगी वैसा होगा। अगर प्लस की कंडीशन बन रही है तो प्लस होगा, माइनस की कंडीशन बन रही है तो। अच्छा, प्लस माइनस कब होगा? जब x ग्रेटर देन m होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x शॉर्टर देन m होगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस तो प्लस इन दोनों कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। बात क्लियर हुआ? हाँ, कोई कंफ्यूजन? अब आपको क्या मिल गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी अभी और है, इसमें एक गड़बड़ी अभी और है। वो गड़बड़ी क्या है? टैक्सेस जुड़े हुए हैं अभी, और टैक्सेस तो इनकम है नहीं, क्योंकि टैक्सेस से कुछ तो प्रोडक्शन हुआ नहीं है। इनकम का मतलब पैसा नहीं होता है। आगे चलिए, एनएनपी मिल गया। क्या है एनएनपी? नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन अभी नेशनल इनकम नहीं है ये, क्योंकि इसमें अभी भी क्या छुपा हुआ है? टैक्सेस छुपे हुए हैं, और टैक्सेस छुपे हुए हैं तो टैक्सेस तो इनकम है नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है कुछ भी। और इनकम हमेशा हम क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्शन होना जरूरी है, वस्तु या सेवा बाजार में जुड़ना जरूरी है। पैसे के लेन देन को हम इनकम नहीं कहते हैं। तो और टैक्स क्या है? पैसे का लेन देन है। तो एनएनपी से हम क्या निकाल दें? इस मूल्य में कौन सा टैक्स जुड़ा हुआ होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ होता है। तो एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे। तो अब जो बचा वो क्या है? अब वही पैसा बचा जो श्रम को मिला है, जो रेंट में गया है। जैसे इस पेन को बनाने में श्रम, रेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी घटा दिया हमने। इसके मूल्य से हमने मूल्य ह्रास निकाल लिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिया। अब बचा क्या इसमें? इसका ओरिजिनल कॉस्ट बचा, है ना। ये ओरिजिनल कॉस्ट में इसको हम कहते हैं NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। यही क्या है? राष्ट्रीय आय। समझे? तो जो हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट काउंट मेथड, उसमें इस तरह से हम राष्ट्रीय आय पर पहुंच पाते हैं। NNPFC को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यही जो है नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ना? हाँ, तो हम वैसे टैक्सेज को इनकम कहाँ मान रहे हैं हम? अगर सरकार खर्च कर रही है, जैसे टैक्स सरकार ने लिया, फिर सरकार ने खर्च किया, तो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्च हो गया ना, तो वो तो कोई ना कोई सर्विस प्रोड्यूस कर ही रहा होगा, कोई ना कोई वस्तु बना रहा होगा, तो काउंट है ही जीडीपी में। अच्छा, जीडीपी में क्या क्या नहीं काउंट करते वो भी आप जान लें। क्या क्या नहीं काउंट करते? नंबर 2 का पैसा, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड में है नहीं। पुरानी चीजों को बेचना, एक बार बिक्री हो गई चीजों को बेचना, उनसे जो इनकम होती है वो भी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती है। जैसे पुरानी कार कोई बेच रहा है तो इनकम तो हुई ना, वस्तु भी बिकी, इनकम भी हुई, लेकिन वो इनकम एक बार राष्ट्रीय आय में
जुड़ चुका है तो दोबारा उसको नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हाउसवाइफ के काम का मूल्य, ये सब नहीं जोड़ा जाता है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो तस्करी से लाया गया सामान का जो बिक्री हो रहा है वो भी नहीं जुड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हम जीडीपी से बाहर रखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को बाहर रखते हैं, उनको उनसे होने वाली इनकम को नहीं जोड़ते हैं। इसके अलावा जीडीपी रियल टर्म्स में निकालते हैं, जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में निकालते हैं। कल हम बताए थे आपको, रियल टर्म्स में निकालते हैं तो फिक्स्ड प्राइसेज पे निकालते हैं, नॉमिनल टर्म्स में नॉमिनल रेट पे निकालते हैं तो करंट प्राइसेस पे निकालते हैं। एक शब्द आजकल नया चलन में आया है, ग्रीन जीडीपी। इधर भी जब से ये इन्वायरमेंटल इश्यूज पे चर्चा होना शुरू हुआ है, दरअसल है क्या ना कि ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेशन में लाना जरूरी है, क्योंकि देशों में कैसी होड़ मची हुई है जीडीपी बढ़ाने की। अगर हम जीडीपी बढ़ाने की होड़ को कम करके ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करना शुरू करें तो ज्यादा ये होड़ थोड़ा कम हो जाएगी। तो ग्रीन जीडीपी है क्या? हाँ, इन्वायरमेंटल लॉस के लिए हम जो कुछ भी, जैसे हम जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना। इस डिग्रेडेशन को अपग्रेडेशन में कन्वर्ट करने के लिए सरकार कुछ पैसे खर्च करती है। तो वो कहाँ से खर्च करती है? इनकम में से। तो अगर जीडीपी माइनस पी, उसको उसके लिए पी शब्द यूज किया जाता है, ये हम घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रीन जीडीपी मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि अमेरिका का जीडीपी बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही प्रोडक्शन करने में बहुत सारा वो लॉस भी तो कर रहा है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट लॉस को भी उसको घटा लेना चाहिए। अब इन्वायरमेंट की तो कोई वैल्यू है नहीं कि जैसे आपने 500 रुपए की वस्तुएं बनाई तो उसमें कितने रुपए का इन्वायरमेंट लॉस किया, इसका तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकता। लेकिन फिर क्या करते हैं हम उसको, कि हम ये कहते हैं कि एक ऐसा अमाउंट जो हम उस साल इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में खर्च कर रहे हैं उसको हम इसमें से घटा देते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉस के कैलकुलेशन का कोई मेथड नहीं है। थोड़ा बहुत मेथड डेवलप किया गया है पर बहुत सक्सेस नहीं रहा है वो। जैसे कार्बन फुटप्रिंटिंग, वो एक तरीका था कि हम नाप पाएँ कि एक व्यक्ति जो है कितने रुपए का पर्यावरण ह्रास करता है। तो हम कितने रुपए का पर्यावरण ह्रास करते हैं, हमारा फुटप्रिंट जितने, जैसे कार्बन फुटप्रिंटिंग का मतलब ये था कि हम एक व्यक्ति के तौर पर जितना खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, दवाई खाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, गैस जलाते हैं, जो कुछ भी हम अपना एक व्यक्ति के जीवन को जिंदा रखने के लिए कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, वही कार्बन फुटप्रिंट है। एक व्यक्ति जितना कर रहा है वो जनसंख्या से कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंटिंग जो है वो एक रास्ता हो सकता है कि हम इन्वायरमेंटल लॉस को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया बड़ी चालाक है ना, कोई कुछ करना चाहता नहीं है। इन्वायरमेंट की चिंता किसी को है नहीं, ना हमको है, ना आपको है, ना किसी को। तो ग्रीन जीडीपी एक बढ़िया माध्यम हो सकता है लोगों को इस अंधी दौड़ से रोकने के लिए, जिसमें बहुत सारा इन्वायरमेंट का लॉस कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ग्रीन जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सारी बातें हो गई, ये सारा आपने नोट कर लिया। इन्वायरमेंटल लॉस या मनी एक्सपेंडेड टू मेंटेन इन्वायरमेंट, उसको साफ सुथरा रखने के लिए किया गया खर्च। बात समझ में आई? आगे चलें। अब ना एक टर्म बच गया था हिस्ट्री, उसकी क्या है, कहाँ से वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, हिस्ट्री कैसे उसका डेवलप हुआ, तो वो तो नोट करवाने वाली बात है ना। तो अभी जितना हम लोगों ने बातें करी हैं इन सब को लिखना हो। ठीक, सबसे पहले लिखिए नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या है?
और इसमें लिखिए पहला पॉइंट, नेशनल इनकम इज इनकम अर्नड बाय द सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री। राष्ट्रीय आय वह आय है इन अ पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर। राष्ट्रीय आय वह आय है जो किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्त वर्ष में अर्जित की जाती है। ठीक है, अब आगे लिखिए हेडिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय गणना। और इसमें पहला पॉइंट लिखिए ऑब्जेक्टिव, गणना का उद्देश्य। नंबर 1, टू कैलकुलेट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक निश्चित वित्त वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन स्तर का पता लगाना। नंबर 2, टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के विकास दर का पता लगाना या गणना करना, अर्थव्यवस्था के विकास दर की गणना करना। फिर लिखिए टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों फिर लिखिए टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पोजीशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का पता लगाना या अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्थिति का पता लगाना। ठीक है, अब लिखिए हिस्ट्री ऑफ एस्टिमेशन, गणना का इतिहास। इंडिया में 2 फेजेज में आप देख सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो लिखिए द फर्स्ट एफर्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, फर्स्ट एफर्ट of the estimation of national income was done by दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। It was done in the year 1967-68 है, सॉरी 1867-68। ये 1867-68 में किया गया। आफ्टर दादा भाई नौरोजी के बाद several estimates of national income were made by different economists made the effort to calculate national income. For example, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रयास किए गए। हिंदी में लिखा फॉर एग्जाम्पल इन 1899, उदाहरण के लिए 1899 में नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज कैलकुलेटेड बाय विलियम डिग्बी। 1899 में विलियम डिग्बी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की, है ना। फिर लिखिए शाह एंड खम्बाटा कैलकुलेटेड इंडियन नेशनल इनकम इन 1920
वन। अगला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की पहली वैज्ञानिक गणना वॉज डन बाई VKRV राव। वी, वो वी है, वैन वाला वी, जिसको तुम लोग भी बोलते हो, VKRV राव, फॉर द ईयर ऑफ 1931-32, VKRV राव द्वारा की गई वित्त वर्ष 1931-32। पर ये कोई बहुत अच्छा कैलकुलेशन नहीं था, है ना। फिर लिखिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता के पश्चात, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल इनकम कमेटी इन अगस्त 1949। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने, भारत सरकार ने 1949 में, अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय गणना समिति का गठन किया। अपॉइंटेड द नेशनल इनकम कमेटी इन अगस्त 1949। सेंटेंस कंप्लीट है। फिर लिखिए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, pc.c.महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस नाम था। पीसी महालनोबिस क्या लिख रहे थे, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस was chairman of the committee, and Professor D.R. Gadgil, and VKRV Rao were its two members, और D.R. Gadgil तथा VKRV राव इसके दो अन्य सदस्य थे। पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे और D.R. गाडगिल और VKRV राव वेर टू मेंबर्स ऑफ द कमेटी, समिति के दो सदस्य थे। The first report of this committee was prepared in 1951। इस समिति के द्वारा पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की गई। This committee published its report in 1951। इस समिति की रिपोर्ट 1951 में आई।